इतना ज्यादा कॉम्प्लायंस होता है और वो इतना क्रिटिकल होता है कि वो कॉम्प्लायंस करते करते उसे समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो नया होता है बिजनेस में, वो बिजनेस पे ध्यान लगाए या फिर कॉम्प्लायंस पे ध्यान लगाए, जिसके लिए उसे। आप ये कहना चाहते हैं कि इतनी जटिलताएं होती हैं सिस्टम की, प्रोसेस की, जिसमें वो उलझ के रह जाता है नौजवान और वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। वो बिजनेस पे फोकस करने की जगह कॉम्प्लायंस पे फोकस। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं भाई साहब, लेकिन समस्या तो वही है ना। स्टैंड अप हो, स्टार्टअप हो, मेक इन इंडिया हो, ये सारे कागजी शेर बन के रह गए और अंततः तो ये बात कह दी गई, भाई हमने तो कहा नहीं, मोदी जी ने ही कहा था ना नौजवानों से कि नाली की गैस पे पकौड़े तल लो, क्योंकि रोजगार तो मिल नहीं सकता। अमित शाह जी से जब पूछा गया कि 2 करोड़ नौकरी देने का आपने वादा किया, तो उन्होंने खुद टीवी के इंटरव्यू में बोला कि वो वादा तो जुमला था। तो अब हम जुमलों पर हम क्या जवाब देंगे भाई? जो 20 साल से सत्ता में रहे हैं, जिन्होंने बिहार के नौजवानों के भविष्य को अंधकार में धकेला है, जो नौकरी मांगने पर लाठियां चलाते हैं, जिनके राज्य में परीक्षाएं, पेपर रद्द हो जाते हैं, डिग्रियां बिक रही हैं सरेआम, डिप्लोमा से लेके ग्रेजुएट से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक के फिक्स्ड दाम हैं कि आप खरीद सकते हैं। तो ऐसे में नौजवानों को क्या भविष्य है? वो पढ़ नहीं सकते, नौकरी नहीं मिलेगी। अगर कोई स्टार्टअप है, स्टार्टअप के लिए पैसा सरकार से नहीं मिलेगा। अगर सरकार से पैसा मिल जाता है तो वो फॉर्म भरना, और जो आप भी कह रहे हैं कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इतनी जटिलताएं हैं कि उसी में फंस जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इन सभी मुझे लगता है कि कारणों की वजह से, जैसा कि मैंने अपनी प्रेस वार्ता में भी बताया, कि मजदूर भी बढ़ते जा रहे हैं, सब छोड़ दे रहे हैं, लोग मजदूरी के लिए मजबूर हैं और पलायन भी बढ़ता जा रहा है। राहुल जी ने तो बहुत तफसील के साथ, वो जब भी आते हैं बोलने के लिए, वो इस पलायन के ऊपर और नौजवानों की जो दुर्दशा है इसके ऊपर जरूर बात करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे देश में जो एक यूथ बल से गुजर रहा है, भारत, इंडिया इज प्रोबेबली द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, ये कहा जा रहा है, ऐसे में अगर आप नौजवानों की नहीं सुन सकते तो मुझे लगता है कि उनकी तकलीफ को समझने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, एक धड़कता हुआ दिल चाहिए, जो कि मोदी जी के पास नहीं है, जो कि एनडीए ठगबंधन के पास नहीं है। अब आपने हाँ, नहीं, आपका प्रश्न क्या है? हाँ, और छठ पूजा को लेकर आप लोगों पर अपमानित करने का आरोप लगा। मैं तो भाई साहब आपसे जानना चाहूंगी कि क्या अपमान किया गया है। मैं फिर से कहूंगी, मैं दिल्ली से आती हूं, दिल्ली में वासुदेव घाट बनाया गया, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है, जिसमें यमुना जी के बीच में एक ऐसा थोड़ा सा एक मिट्टी का की ऐसी लंबी सी रेखा दिखती है, वो आपने देखा होगा, बहुत फोटो भी चली। तो एक तरफ तो फिल्टर्ड निर्मल जल भरा गया मोदी जी की डुबकी के लिए, और एक तरफ जो यमुना जी का विषाक्त पानी है, जो दिल्ली भाजपा की सरकार के आने के 1 साल बाद यमुना जी में झाग, और अगर आप काला पानी देख लेंगे तो उतरने का मन नहीं आपका करेगा, ये हालत हो गई है। तो वो बिहार के और पूर्वांचल के लोगों के छठ के लिए वो पानी था, और मोदी जी की डुबकी के लिए अलग पानी था। पर अब समस्या ये है कि कलई खुल गई, लोगों को पता चल गया, हाँ, कि कैसे मोदी जी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है और आम आदमी के लिए ये है। और बार बार आपने देखा होगा गोदी मीडिया के तमाम एंकर वहां जाके कोई आचमन कर रहा है, कोई अर्घ दे रहा है, कोई पानी में जाना चाहता था और खुद ही फिसल के गिर गया तो उसने डुबकी भी लगा ली, गया हाँ हाँ कितना निर्मल जल है। तो इतना स्वांग, इतनी नौटंकी, इतना ड्रामा हुआ, मोदी जी के मन में भी डर आ गया कि इतनी फजीयत होगी भैया, मोदी जी भी डुबकी लगाने नहीं गए। ये सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अगर किसी ने छठ का माहौल पूरी दुनिया के सामने उड़वाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली की, और भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री है। पर एक बात मैं और कहूंगी, मोदी जी से सवाल पूछ लो तो देश का अपमान हो जाता है, मोदी जी से सवाल पूछ लो तो सनातन धर्म का अपमान हो जाता है, मोदी जी से सवाल पूछ लो तो छठी मैया का अपमान हो जाता है, मोदी जी से सवाल पूछ लो तो समाज का अपमान हो जाता है। अरे भैया, मोदी जी में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? इतने प्रधानमंत्री देश के हुए जो कि प्रेस वार्ता करते थे, सवालों के जवाब देते थे, चीन के साथ युद्ध चल रहा था,
अटल बिहारी वाजपेयी गए पंडित नेहरू जी से, कहा कि विशेष सत्र बुलाइए। पंडित नेहरू 72 साल के थे, अटल बिहारी वाजपेयी 36 साल के थे। दो सांसद गए थे, कोई विपक्ष नहीं था उस वक्त। विपक्ष उसके बाद पंडित नेहरू ने बीच युद्ध में विशेष सत्र बुलाया और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पानी पी पी कर कोसा, कहा कि ये सरकार निकम्मी है, ये हो गया वो हो गया। आज अगर आप एक सवाल मोदी जी से पूछ ले तो आप एंटी नेशनल है, आप पाकिस्तान के एजेंट हैं, आप चीन के एजेंट हैं। तो ये फर्क होता है परिधान मंत्री में और प्रधानमंत्री में। और मैं तो फिर वही बात कहूंगी कि बहुत शर्म की बात है कि आप लोकतंत्र में सवाल पूछने वालों को देशद्रोही करार देते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। और मोदी जी के 56 इंच का सीना तो भैया पता नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी जी की हथेली जरूर 56 इंच की रही होगी। बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तान के मुंह पे उस 56 इंच की हथेली की छाप आज भी है। तो ये अपमान ये रोना बंद कीजिए। बिहार के चुनाव का मुद्दा बुर्का आइडेंटिफाई करना नहीं है, मोदी जी का अपमान नहीं है, धर्म सांप्रदायिकता नहीं है, रोजगार, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा, बिहार का विकास, ये जमीनी मुद्दे हैं। इन पर ही बात होगी, इन पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और इन्हीं मुद्दों के जरिए एनडीए ठगबंधन को हराया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने रील का बात किया था, डाटा करके मैंने डाटा सस्ता करा दिया, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, जो राहुल जी बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि इस पीएम साहब ने लोगों को डेटा सस्ता तो करवा दिया, 8 से 10 घंटे उनको बिजी रखते हैं,